स्क्रीन पर हमको क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का सितंबर मंथ का जो असाइनमेंट आया है उसके एक एक क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इनके आंसर्स क्या होंगे। पहला प्रश्न आता है कि डार्विन के सिद्धांत को राजनयिकों ने किस प्रकार दुरुपयोग किया। क्या दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं? समझाइए। तो यहाँ पे जो डार्विन का सिद्धांत था उसका किस प्रकार दुरुपयोग हुआ इसके बारे में बताया गया है। इसमें क्या लिखा गया है कि राजनयिकों का सोचना था कि जो भी शक्तिशाली राष्ट्र होगा वही बचेगा और वही उन्नति करेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि संघर्ष जीवन का प्राकृतिक नियम है और विकास के लिए आवश्यक है। शक्तिशाली राष्ट्र अपनी अपनी संस्कृति को उत्कृष्ट समझते थे और कमजोर राष्ट्रों पर शासन करना अपना कर्तव्य मानते थे। ये देश अपने लाभ के लिए सैनिक बल के प्रयोग में कोई बुराई नहीं मानते थे। डार्विन के सिद्धांत को मानने वाले राजनयिक सारी दुनिया पर राज करना चाहते थे और पूरे विश्व में केवल अपनी सभ्यता और धर्म का प्रचार करना चाहते थे। यह बिल्कुल सही नहीं है कि केवल दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं। तो ये सारी बातें उनमें थी। हर स्वतंत्र देश अपने संसाधनों के उपयोग द्वारा शांतिपूर्वक उन्नति कर सकता है। भारत ने विश्व को यह दिखाया है कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत ने दूसरे देशों पर आधिपत्य किए बिना ही उन्नति की है। तो ये उनकी बात थी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे। तो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की दशा सुधारने के लिए कई कदम उठाए जा सकते थे। जो जो यहाँ पे मेंशन किया गया है आप देख सकते हैं कि पहला क्या था इसमें कि योग्यता एवं शारीरिक क्षमता वाले लोगों को ही सेना में भर्ती किया जाता। जो योग्य थे और जिनके पास शारीरिक क्षमता थी उन्हीं को ही भर्ती किया जाता। उनके स्वास्थ्य एवं भोजन का विशेष प्रबंध किया जाता। ये था। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि सैनिकों को छिपने के लिए जो ट्रेच बनाए जाते थे उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल परिस्थितियों में बनाया जाता और सैनिकों की चिकित्सा के लिए पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए थी। तो ऐसी बातें ध्यान में अगर रखी जाती तो ज़रूर कुछ ना कुछ सैनिकों की दशा सुधर गई होती। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है आप देख रहे हैं कि बंदी बनाए हुए सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत मानवीय सुविधाओं एवं सहानुभूतिपूर्वक रखकर उन्हें अमानवीय यातना और घृणापूर्वक व्यवहार से सुरक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक था। जो सैनिक बंदी बना लिए गए थे उनको एक नियम के तहत रखा जाता और उनको सहानुभूतिपूर्वक रखा जाता। उन्हें अमानवीय यातना नहीं दी जाती। ये कंडीशन बहुत अच्छी होती उनके दशा को सुधारने के लिए। चौथा था कि युद्धरत सभी देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कर सैनिकों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं और उनके असामयिक मौतों को कम कर सकते थे। तो यहाँ पे नियमों का अगर पालन होता तो उनके साथ जो दुर्घटनाएं होती थी और असामयिक उनकी मौत होती थी इस पे भी कंट्रोल किया जा सकता था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आप कि संसद का न्यायिक काम क्या है। संसद का न्यायिक काम पूछ रहा है। इसके बाद इस काम को उच्चतम न्यायालय को ना देकर संसद को क्यों दिया गया है। तो संसद का न्यायिक कार्य है विधि का निर्माण करना, कोई लॉ को बनाना, कोई भी नया कानून बनाना, वो पुराने कानून में संशोधन करना। ये किसके हाथ में है? संसद के हाथ में है। तो यही संसद का एक न्यायिक कार्य होता है। यह कार्य उच्चतम न्यायालय को ना देकर संसद को इसलिए दिया गया है क्योंकि संसद में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। हम ही जो जनता होती है वो अपने अपने इलाके से सांसद चुनती है और वही जाके संसद में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और यह प्रतिनिधि नीतिगत मुद्दों द्वारा तथा कानूनों से संबंधित प्रस्तावों को पारित करते हैं। तो ये जो नीतिगत मुद्दे होते हैं और कानून होते हैं इन्हीं से संबंधित प्रस्तावों को इन लोग पारित करते हैं। लोकतंत्र में जनता को ही नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है। जो सांसद हैं हमारे जो क्षेत्र से चुन के गए हैं वो हमारे ही निर्णय को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली हम ही ये सारी चीज़ों में अपना निर्णय दे रहे हैं। इसलिए यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ना देकर सांसद को दिया गया है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि यह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध हो जाती और कानून बनाना और न्याय करना
दोनों शक्तियाँ एक ही संस्था को नहीं दी जा सकती। तो न्याय करना और कानून बनाना दोनों चीज़ एक को ना दे के बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया और दोनों एकदम अलग अलग लोगों को दिया गया। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति की कितनी शक्तियां हैं ये तो हम सभी जानते हैं और इसको हमको बस लिख देना है। तो भारत के राष्ट्रपति का पद भारत का शीर्ष पद है। राष्ट्रपति को ढेर सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं जिसका उपयोग वह समय समय पर करता है। साथ ही साथ ढेर सारे कार्य भी राष्ट्रपति के पद के साथ जुड़े हुए हैं जिनका निर्वहन राष्ट्रपति को करना पड़ता है। तो शक्तियाँ एवं कार्य यहाँ पे लिखा गया है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार, आपको अनुच्छेद नहीं लिखना, आपको लिखना है कि भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति ही होता है तथा कार्यपालिका की शक्तियाँ उनके हाथों में निहित होती है। प्रशासनिक शक्ति जो होती है वो भी राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। अतः संघीय कार्यपालिका के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को पूरी तरह से अन्य महान न्यायवादियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपाल, जल विवाद आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य भाषा आयोग आदि की नियुक्ति करता है। जितनी भी चीज़ें होती हैं सबकी नियुक्ति करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को होता है। उच्चतम न्यायालय को के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति से अपेक्षा की जाती है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करें जिनसे ऐसा करना आवश्यक समझे। तो राष्ट्रपति को ये भी है कि वो जो उच्चतम न्यायालय हैं उनके जो न्यायाधीश हैं उनसे भी वो परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति को महान्यायवादी राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के प्रतिकूल टिप्पणी पर संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य संसद की अनुशंसा पर उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा निर्वाचन आयुक्त आदि को पदमुक्त करने का भी अधिकार है। मतलब जिसको चाहे वो पदमुक्त कर सकता है, इतना राष्ट्रपति का अधिकार होता है। सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति सशक्त सैन्य बलों का प्रधान होता है तथा तीनों सेनाओं वायु, थल एवं जल के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, परंतु राष्ट्रपति के अधिकार विधायी नियंत्रण के बाहर नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से सारे आंसर को यहाँ पे आपको लिख दिया गया है। जितने भी आंसर हैं आपके, तो आप इजीली इनको लिख सकते हैं और चाहें तो इनके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ। चलिए देखते हैं आप इसके पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।